5 भाभियों की काली गोरी नंद की शादी। अपनी भाभियों को कमरे में छोड़ा, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। मेरे पास और भी कई सारे काम हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने जाना है। आप इस साक्षी को क्यों नहीं बोल देती? इतना शुभ काम क्या मैं इस कलमुही से करवाऊंगी? और तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जा जाकर मेहमानों के लिए चाय बना। और माला बेटा, तू भाभियों को कमरे में छोड़ा। माला मुंह बनाकर अपनी भाभियों को उनके कमरे तक ले जाती है। ये 5 कमरे हैं, एक एक आप लोगों का है, जाकर आराम कर लीजिए और मुझे भी करने दीजिए। शादी से पहले तुम्हारी हमसे ठीक से कभी बात ही नहीं हो पाई। कहने को रंग तो हम 5 का ही साफ है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। हमारी सभी सहेलियों में से सबसे सुंदर नंद हमारी ही है। वो तो होगी ही ना, मैं इतनी गोरी जो हूँ। अनीता, पायल, मधु, कनिका और किंजल की कहने को तो 2 नंद थी, लेकिन जो एक नंद माला बिल्कुल दूध की तरह गोरी और काफी सुंदर थी, वहीं दूसरी नंद साक्षी रंग में काली थी, जिसके चलते 5 भाभियां अपनी गोरी नंद की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आप तो हम सबके लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हो। मुझे तो ये नीला वाला सूट काफी पसंद आ रहा है, मैं तो यही लूंगी। पहले ये नीला सूट मुझे पसंद आया है, इसे तो मैं ही लूंगी। लेकिन साक्षी, तुम जिद क्यों करती हो? अपना और माला का रंग देखा है, तुम दोनों में कितना फर्क है। तुम्हारे काले रंग पर तो ये नीला रंग अच्छा ही नहीं लगेगा, तो तुम ये काला सूट रख लो, जैसा तुम्हारा रंग वैसा ही सूट। कनिका की बात सुन साक्षी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो हंसते हुए कनिका का दिया हुआ काले रंग का सूट ले लेती है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम है ना, अभी तो रसोई में भी कितना सारा काम पड़ा है, कपड़े धोने, घर की साफ सफाई भी करनी है। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है कि आज हम 5 का पूरा दिन घर की साफ सफाई में ही निकल जाएगा। सभी भाभी किचन में खड़ी होकर ढेर सारा काम कर रही होती हैं कि तभी वहां साक्षी आती है। भाभी, आप सब लोग काम में लगे हुए हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। लाई, किचन का काम मैं कर देती हूँ। वैसे भी मैं ज्यादातर किचन में ही रहती हूँ, तो मुझे उसके काम की आदत पड़ गई है। आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए और बाकी घर के काम की भी फिक्र मत करिए, मैं सब कर लूंगी। तुम्हें इतना ही शौक है काम करने का तो ठीक है, कर लो। और हाँ, सबके लिए 1-1 कप चाय भी बना देना। 5 भाभी बाहर हॉल में आकर बैठ जाती हैं। वहीं साक्षी किचन में काम करने लगती है कि तभी हॉल में माला काफी तैयार होकर आती है। माला, आज तो तुम काफी सुंदर लग रही हो, कहाँ जा रही हो? आपको पता नहीं है, जब कोई बाहर जाता है तो उसे टोका नहीं करते। वैसे मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। मूवी देखने के लिए जा रही हो? पता है, हमारा भी कब से मूवी देखने का प्लान बन रहा था, लेकिन हमारे पतियों को तो काम से फुर्सत ही नहीं है। चलो ना, हम सब साथ में चलते, इस बहाने नंद भाभी की डेट भी हो जाएगी। भाभी, मुझे नंद भाभी के डेट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी और मेरी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, सो प्लीज बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार माला अपनी गोरी भाभियों की बात को काट कर उनकी इंसल्ट किया करती थी, लेकिन सिर्फ अपनी नंद के गोरे रंग और खूबसूरती के चलते 5 भाभियों को उसकी बात का बुरा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे यार माला, बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे तो कुछ टेस्टी सा खाने का दिल कर रहा है, तो अपनी भाभियों से बोलकर हमारे लिए नूडल्स और मोमोज बनवा लेना। हाँ यार, क्यों नहीं। माला अपनी भाभियों को आवाज देकर हॉल में बुलाती है और उनसे मोमोज और नूडल्स बनाने के लिए कहती है, जिसे सुन। लेकिन माला, हम में से किसी को भी मोमोज नूडल्स बनाने के लिए नहीं आता है। तुम कहो तो हम सैंडविच वगैरह बना देते हैं। जब हमारा नूडल्स और मोमोज खाने का मन है तो आप सैंडविच क्यों बनाओगी? घर वालों ने सिर्फ मेकअप करना सिखाया है क्या? घर का कुछ काम वगैरह नहीं आता है क्या आप लोगों को? अरे नहीं तो क्या माला, तेरी 5 भाभियां हैं, लेकिन मुझे तो हर कोई निठल्ली लग रही है काम से। महक, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी भाभी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? और माला, तुम क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बाहर वालों के सामने घर वालों से किस तरह बात करनी चाहिए, कि सारी तमीज भूल गई हो? अब तू काली कबूतरी मुझे लोगों से बात करना सिखाएगी? कभी शक्ल देखी है खुद की आईने में? मेरा बस चलता तो मैं तुझे कब का इस घर से धक्के मार के निकाल देती। तो हम सबके लिए बोझ बनकर बैठी हुई, ना जाने कब तुझसे छुटकारा मिलेगा। अपनी बहन की बात सुन साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कहीं न कहीं इस बार उन 5 बहू को भी अपनी गोरी नंद की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो इस बार भी उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने की? हम तो सिर्फ तुम्हारी ड्रेस देख रहे थे, हमने इसे पहनी नहीं है। और तुम भी तो कई बार हमारे कमरे में आकर हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी से कोई भी चीज निकाल लेती हो। हमने तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहा। ये घर मेरा है, इस घर की हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन आप 5 पराई हैं, तो इसीलिए अपनी हद में रहिए।
पांचों भाभियों से इतना सारा प्यार मिलने के बाद भी जहां गौरी नंद हमेशा अपनी भाभियों को बेइज्जती करती है, वहीं अपनी भाभी से भी काले रंग के ताने सुनने के बाद काली नंद साक्षी हमेशा अपनी भाभियों की काम में मदद करती है, उनका काफी अच्छे से ध्यान रखती। समय गुजरता है और अब दोनों नंद के लिए घर में रिश्ते देखने की बात चलती है। माला की खूबसूरती और उसके गोरे रंग के चलते उसका रिश्ता जल्द ही एक बहुत बड़े घर में तय हो जाता है, लेकिन वहीं साक्षी के काले रंग के चलते लोग उससे रिश्ता जोड़ने से ही मना कर देते हैं। अब बहन जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी का रंग कुछ ज्यादा ही सांवला है और हमें इतनी सांवली बहू नहीं चाहिए। रिश्ता देखने आई उमा की बात को सुनकर सभी घर वालों को अब साक्षी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कब तक हमारी छाती पर बोझ बनाकर बैठेगी? कब इसके हाथ पीले होंगे? अगर मुझे पता होता कि इसकी वजह से हम लोगों को ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं तो इसे अपनी कोख में ही मार देती। बहुत हो गई लोगों के सामने हमारी बेइज्जती, लेकिन अब और नहीं। अब जो भी गरीब लंगड़ा लूला मिलेगा उसके साथ इसकी शादी कर दो, कम से कम हमारा पीछा तो छोड़ेगी। पांचों भाई मिलकर जल्दी एक लंगड़े आदमी को ढूंढकर जबरदस्ती साक्षी का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं। दोनों काली गोरी बहनों की एक ही दिन शादी होती है। जहां गोरी बेटी के लिए घर में धूमधाम से सारी रस्में, कपड़े और चीज लाई जा रही थी, वहीं काली बेटी को कोई पूछता तक नहीं है। अरे भाभी, कितनी हल्दी लगाई जा रही हैं आप मुझे? मैं तो पहले से इतनी खूबसूरत हूँ। ये हल्दी की रस्म सांवले और काले लोगों के लिए बनी है, ना कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। जाकर ये हल्दी अपनी काली नंद को लगाइए। गोरी नंद का बर्ताव और काली नंद के साथ इतना अत्याचार होता देख अब सभी भाभियों को साक्षी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं और आज दोनों बहनों की शादी होती है। कमरे में बैठ साक्षी शादी के जोड़े में काफी रो रही होती है। क्या काला रंग होना इंसान को इतनी बड़ी सजा दे सकता है? मेरे काले रंग के चलते मेरे अपने ही घर वाले मेरी शादी एक लंगड़े से करवा रहे। इससे अच्छा तो मुझे जहर दे देते। साक्षी कमरे में बैठकर रो ही रही थी कि तभी बाहर से उसकी पांचों भाभियां सारी बात सुन लेती हैं। हमने हमेशा से माला को इतना प्यार दिया, हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने हमेशा हमारी बेइज्जती की। और जहां हमने अपनी काली नंद को कभी प्यार से एक शब्द नहीं बोला, वो हमेशा हमारी कितनी मदद करती थी। आज हमारी बारी है कि हम उसकी मदद करें। हम साक्षी की जिंदगी किसी भी हाल में खराब नहीं होने देंगे। माला तो शादी करके जिंदगी भर खुश रहेगी, लेकिन साक्षी को हम और मुसीबत में नहीं डाल सकते। पांचों भाभी अब सीधा साक्षी के पास जाती हैं। साक्षी, तुम्हें शादी नहीं करनी ना, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन भाभी कैसे? बारात आ गई है, माँ भैया जबरदस्ती ही सही, लेकिन नंद की शादी करवा कर ही मानेंगे। कानून नाम की भी कोई चीज होती है? आपने कहा ना कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। काफी देर तक साक्षी के मंडप में न आने के कारण सुषमा अपने बेटों के साथ ऊपर आती है, जहां सभी बहुएं अपनी सास और पतियों को शादी के लिए मना कर देती हैं। तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता मिला है और तुम रिश्ते को तोड़ने के लिए कह रही हो? माँ जी, क्योंकि हम साक्षी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। सिर्फ इसके रंग की वजह से आप कैसे उसकी शादी एक लंगड़े से करवा सकती हैं? साक्षी की शादी हम करवाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, लेकिन आज साक्षी की शादी नहीं होगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम इसकी शादी करवाती हो। अगर 2 महीने के अंदर इसकी शादी नहीं हुई ना, तो तुम पांचों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधा अपने मायके चली जाना। माला की तो आराम से शादी हो जाती है, लेकिन जो साक्षी के लिए रिश्ता आता है वो लोग वापस चले जाते हैं। और अब पांचों भाभी अपनी काली नंद के लिए रिश्ते देखना शुरू करती हैं और जल्दी उन्हें एक विवेक नाम का लड़का मिलता है। वो काफी पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान था। उसे साक्षी के काले रंग से जरा भी दिक्कत नहीं थी। कुछ दिनों में शादी की रस्में शुरू होती हैं और साक्षी विवेक की धूमधाम से शादी हो जाती है। भाभी, मैंने आप पांचों को कितना गलत समझा, लेकिन आज आप नहीं होती तो कभी मेरा इस तरह घर नहीं बसता। मैं आज किसी झोपड़ी में बैठकर चूल्हे पर खांसते हुए रोटियां बनाती और मेरी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाती। सगी माँ और भाइयों ने हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से दुत्कारा, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपनाया। शुरुआत में तुम हमें तो पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि इंसान की खूबसूरती उसके रंग से नहीं, उसके मन से होती है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए हमें माफ करना और हमेशा खुश रहना। साक्षी अपनी पांचों भाभियों से विदाई लेकर विवेक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वहीं अपनी काली नंद का घर बसाकर पांचों भाभी अब काफी खुश थीं। अच्छा, बहू ला दिखा मुझे कि तू क्या लाई है। सुनामी को गीता ने अपनी लाई हुई ड्रेस दिखा दी। वैसे तो बेचारी हिमानी भी उसके लिए तोहफा लाई थी, लेकिन गीता ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। अरे वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है, मेरी बहू की तो इतनी ही अच्छी पसंद है। माँ जी, एक नजर मेरा लाया हुआ तोहफा भी देख लीजिए। अरे हट, हमेशा अपनी अपनी अड़ाती रहती है। तू तो लाई होगी कुछ बेकार ही, मुझे नहीं देखना। गीता की बात सुनकर हिमानी बेचारी दुखी हो गई, लेकिन आखिर गीता ऐसा कर क्यों रही थी?
क्या हिमानी उसकी अच्छी बहू नहीं थी, या फिर गीता ही उसे नापसंद करती थी? और अगर गीता ही उससे बेवजह नफरत करती थी तो क्या हिमानी उसकी इस नफरत को बदल पाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। माँ जी के जन्मदिन में अब बस 5 दिन बाकी रह गए। वैसे तो माँ जी मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी ही रहती है, लेकिन हो सकता है इस बार मैं उनका दिल जीत लूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये थोड़े से पैसे बचाए हैं। एक काम करूंगी, माँ जी को उनके जन्मदिन के सरप्राइज में अच्छी सी बनारसी साड़ी दे दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। ओह गॉश, कितनी देर हो गई, लेकिन मुझे माँ जी के लिए कोई लेटेस्ट फैशन ऑप्शन मिला ही नहीं। अब एक काम करूंगी, जिस मॉल की दुकान में से कपड़े लेती हूँ माँ जी को उनके जन्मदिन पर, मैं वहीं से कोई मॉडर्न सी ड्रेस ला कर दूंगी। वैसे भी पुराने जमाने के कपड़े तो उन्होंने पुराने जमाने में भी पहने हैं, अब ये कपड़े पहन लेंगी। सुनामी और हिमानी दोनों ही अपनी सास को उसके जन्मदिन पर देने के लिए तोहफों के बारे में सोच रही थी। सुनामी और हिमानी दोनों ही गीता की बहुएं थीं, जिनमें सुनामी अमीर थी तो हिमानी गरीब थी, और ये गरीबी अमीरी की रेखा उनके पतियों के काम की वजह से थी। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद दोनों बहुएं कमरे से निकल आईं। एक बार सुनामी भाभी से भी डिस्कस कर लूंगी कि माँ जी के जन्मदिन के लिए क्या तैयारियां करनी है। अरे भाभी तो मुझे यहीं मिल गई। भाभी, सुनामी भाभी। बोलो। वो भाभी, मुझे ना माँ जी के जन्मदिन। मैं पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुकी हूँ, तो प्लीज तुम अब मेरा भेजा मत खाना। एक बार मेरी बात तो सुनिए। सुनामी बहू, सुनामी मेरी बच्ची यहाँ। जी माँ जी, आई। सुनामी ने हिमानी की एक नहीं सुनी और वो गीता के बुलाने पर उसके पास चली गई। हिमानी भी पीछे पीछे आ गई। ये ले, ये ताजे फल खा। तू भी आ गई? तुझे तो मैंने बुलाया भी नहीं था। हर चीज में तुझे भी अपना हिस्सा लेना होता है। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आई थी, मैं तो बस ऐसे ही। तुझे मैं कुछ दूंगी भी नहीं, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तू जाकर कोई काम निपटा ले। गीता की बात सुनकर हिमानी उदास सी रसोई में आ गई और अपने कामों को करने लगी। जब से हिमानी की शादी हुई थी तब से ही ऐसे ही सिलसिला जारी था, और अब देखते ही देखते गीता के जन्मदिन का दिन आ चुका था। अरे अंकल, आप तो जानते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं जो बॉलीवुड वाइब दें। ये बुढ़ियों सा ओल्ड फैशन आप मुझे मत दिखाओ, मुझे कोई मॉडर्न सी ड्रेस चाहिए। तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपको कैसा आउटफिट देखना है और किसके लिए देखना है। गुड क्वेश्चन। तो मुझे आप शॉर्ट ड्रेसेस दिखाइए। हाँ, तो आप ये वेस्टर्न ड्रेसेस देखिए। माइंड ब्लोइंग। ओके, तो मुझे ये पसंद आ गई है, ये वाली दे दीजिए। सुनामी ने गीता के लिए एक बेहद शॉर्ट और मॉडर्न ड्रेस ले ली। वहीं दूसरी तरफ हिमानी भी उसके लिए गिफ्ट खरीदने को निकली हुई थी। ये गुलाबी रंग की साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। भाई साहब, ये गुलाबी बनारसी साड़ी कितने की है? मैडम, ये 1200। 1200? ये तो बहुत महंगी है। मेरा मतलब भाई साहब, इसमें ऐसा क्या है जो ये 1200 रुपए की है? ना रंग नया है, ना कपड़ा भी ज्यादा भारी वाला। तो फिर मैं तो बस इस साड़ी के 800 रुपए दूंगी। अरे मैडम, 800 की तो ये हमें नहीं पड़ी। अच्छा चलिए, अब ना आपका ना मेरा 1000 दे दीजिए। 900 रुपए दूंगी। अच्छा दीजिए। हिमानी भी अपनी सास को देने के लिए तोहफा ले आई। दोनों बहुएं साथ साथ ही घर पहुंची और फिर। अरे सुनामी बहू, और तू कहाँ चली गई थी? मम्मी जी, आपको नहीं पता, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है, मैं आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गई थी। हाय मेरी बहू। माँ जी, मैं भी आपका तोहफा लाई हूँ, और ऐसा तोहफा है कि आप उसे अभी पहन लीजिए। फिर शाम को जब मेहमान आएंगे तो आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप मेरा लाया हुआ गिफ्ट पहनना, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा बहू, ला दिखा मुझे कि तू क्या लाई है। सुनामी को गीता ने अपनी लाई हुई ड्रेस दिखा दी। वैसे तो बेचारी हिमानी भी उसके लिए तोहफा लाई थी, लेकिन गीता ने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। अरे वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बहू की तो इतनी अच्छी पसंद है। माँ जी, एक नजर मेरा लाया हुआ तोहफा भी देख लीजिए। अरे हट, हमेशा अपनी अपनी अड़ाती रहती है। तू तो लाई होगी कुछ बेकारी, मुझे नहीं देखना। गीता की बात सुनकर हिमानी बेचारी दुखी हो गई, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। कोई बात नहीं माँ जी, ये तोहफा आपको मैं बाद में दे दूंगी। अभी मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। हिमानी ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और खाना बनाने लगी। आज तो मैं सभी के लिए खाने में मटर पनीर, साथ में समोसे और खीर बनाऊंगी। क्या क्या बना रही हो? मटर पनीर, समोसे और खीर? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वैसे भी तुम्हारे हाथों से बने हुए पकवान कोई नहीं खाएगा, मेरा यकीन करो। जेठानी जी, आपको नहीं खाने हो तो मत खाना, लेकिन मैं आपके बोलने से रुकने वाली तो नहीं हूँ।
तो ठीक है बनाओ, वैसे भी मैं तो मम्मी जी के लिए केक, पास्ता, पिज्जा, कोक, रसगुल्ले, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज और साथ में चाउमीन बुक कर चुकी हूँ। तुम चाहे कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश कर लो, तुम कभी नहीं बन पाओगी। सुनामी ऐसे ही चिढ़ाती हुई रसोई से बाहर आ गई। हिमानी को उसकी बातें दिल पर लगी तो थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और जो भी उसे बनाना था उसने सब कुछ बनाया। कुछ देर के बाद मेहमान आ गए और पार्टी शुरू हुई। माँ जी देख लीजिए, यू आर रेडी। हाय, मैं तो 20 साल की कोई छोटी सी कॉलेज की बच्ची लग रही हूँ। मैंने आपको रेडी ही ऐसे किया है। लेकिन बहू, इस उम्र के हिसाब से मुझे इतनी छोटी ड्रेस पहनना और साथ में इतना मेकअप करके जाना ठीक नहीं लग रहा है। ओहो मम्मी जी, सब कुछ ठीक है, यू थिंक टू मच। चलिए मेरे साथ चलिए। सुनामी फोर्स करके गीता को नीचे ले आई, जहां गीता का रूप देखकर उसकी सभी सहेलियां और मेहमान कानों में चुगली करने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। गीता 50 की उम्र में शॉर्ट ड्रेस पहने, बालों को कर्ली करके तैयार हुई थी, जिसको देखकर सभी उसका मजाक बनाने लगे। अरे जरा गीता को तो देखो, भगवान इस उम्र में ये ऐसे नन्ही सी बच्ची बनकर क्या साबित करना चाह रही है। क्या पता, जरा ड्रेस तो देखो। हे भगवान, मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे गीता क्या हुआ, जन्मदिन तुम्हारा और तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? कहीं कपड़ों की वजह से तो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भला क्यों अजीब लगेगा? और वैसे भी ये तो आज के जमाने के कपड़े हैं। हाँ, ये तो आज के ही बच्चों पर सही लगते हैं। हे भगवान, ये बहू ने मुझे क्या बना दिया है। गीता सभी के बीच में ऐसे ही पानी पानी होने लगी कि तभी उसके पास उसका मुंह देखकर हिमानी आई। जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। देखो माँ, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ, इसे पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया बहू। हिमानी ने महसूस भी नहीं होने दिया और बहाने से गीता को साड़ी पहना दी। साड़ी पहनते ही गीता का आत्मविश्वास फिर से ऊंचा हो गया और उसने सभी से हंसकर बात की। कुछ इस तरह पार्टी खत्म हुई और फिर ईमानी बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सही वक्त पर तू ना आती तो मैं तो पानी पानी हो ही जाती। कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने आज तक तुझे बहुत कम वैल्यू दी, लेकिन आज से ही मैं तुझे भी अपनी प्यारी बहू का दर्जा देती हूँ। सच में माँ जी? हाँ बहू, सच। गीता ऐसे बोलकर हिमानी के गले लग गई। बस फिर क्या था, आज के ही दिन से गीता ने हिमानी को भी अपना लिया। सुनामी इस बात से थोड़ा चिढ़ रही थी, लेकिन फिर वो भी नॉर्मल हो गई और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।